हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज का चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हम लेते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बट नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें चेंज नहीं होती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ चेंज इनिशियल सब्सटेंस इज ऑब्टेन। जैसे ही चेंज का कॉज हटा देते हैं तो इनिशियल सब्सटेंस जो है वो हमें वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस सॉलिड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। आइस की स्टेट है सॉलिड स्टेट, इसे हीट करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाता है और वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O और इसकी स्टेट है लिक्विड। आइस सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में, यानी कि यहाँ स्टेट चेंज हुई है और स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ चेंज हुई है, बट केमिकल कंपोजिशन जो है आइस में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, वाटर में भी 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि इनका केमिकल कंपोजिशन सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आइस से वाटर बनना जो है एक फिजिकल चेंज है। अब हमने वाटर को और हीट दी, हीट को इंक्रीज कर दिया तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर जो है एक गैसीय स्टेट में होता है और इसका केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि वाटर एंड वाटर वेपर की स्टेट चेंज है। वाटर लिक्विड स्टेट में है, वेपर जो है वो गैसीय स्टेट में है। तो स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ चेंज है, बट केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब देखो वाटर वेपर से वापस से इनिशियल सब्सटेंस क्या है, वाटर है, यहाँ वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था तो इसका कंडेंसेशन करते हैं तो वाटर वेपर से वापस से वाटर बन जाता है। कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन जो एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो ऐसे ही वाटर जो है इसके लिए इनिशियल सब्सटेंस आइस है, हम इसे ऑन कूलिंग रखते हैं तो ये वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इनिशियल सब्सटेंस यहाँ वापस से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अदर एग्जाम्पल आर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक ऑफ आयरन। अदर एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट ऑफ आयरन, सब्लिमेशन ऑफ नोसादर, solubility ऑफ शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग ऑफ पेपर, ये जो है फिजिकल चेंज के अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। हम इन्हें डायग्राम से लेते हैं। मेल्टिंग एंड आइस क्यूब है, इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो आइस मेल्ट होता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ स्टेट चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है इसका। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर फिजिकल चेंज हो गया, गर्म करेंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ग्लास, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कांच के टूटने से उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। कटिंग ऑफ पेपर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। चॉपिंग ऑफ वुड, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डालने हैं यहाँ पे। अब डेफिनेशन से हमें निकालना, हमने डेफिनेशन में कहा फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है बट नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसका, देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, कलर, स्मेल, साइज एक्सेट्रा ऑफ सब्सटेंसेज, ये चेंज होती है, बट नो चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में
कोई चेंज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 है इसका, इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ कोज ऑफ चेंज। परिवर्तन का हम जैसे कारण उठाते हैं, इनिशियल सब्सटेंस जो होता है वो हमें वापस मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आइस मेल्ट होता है, वाटर बनता है, वाटर को ऑन कूलिंग पे डालते हैं, वापस से आइस बन जाता है, इनिशियल सब्सटेंस हमें मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, दिस चेंज इज अनस्टेबल। ये चेंज जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, यानी रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, सेम टाइम सेम कंडीशन में जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, ये अनस्टेबल चेंज होता है। पॉइंट नंबर 4, नो न्यू सब्सटेंस, VIMP पॉइंट है इसका, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है आपके केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, पहले डेफिनेशन लेते हैं। इन केमिकल चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल ऑल प्रॉपर्टीज आर चेंज एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाती है, दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होगी और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो डेफिनेशन हो गई, इन केमिकल changes the physical and chemical all properties are changed and new substance is formed. For example, burning of coal, कोल जब बर्न होता है तो उसमें कार्बन बर्न होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखो, बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन बर्न होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट बनता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें इनिशियल सब्सटेंस जो है वापस से प्राप्त नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है, कर्ड से इनिशियल सब्सटेंस मिल्क वापस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिजिकल एंड केमिकल ऑल प्रॉपर्टीज आर चेंज, सभी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस यहाँ बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट कब लगती है, जब आयरन लॉन्ग टाइम जो है एयर एंड वाटर के संपर्क में रहता है तो उस पर रस्ट बन जाती है। तो इसमें भी फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज आर चेंज, दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इनिशियल सब्सटेंस जो है वापस नहीं बनता है। तो ये क्या है आपके केमिकल चेंज। स्पॉइलेज ऑफ फूड, जैसे बना हुआ जो फूड होता है, पका हुआ जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, इनिशियल सब्सटेंस उससे वापस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। कैसे है, आपने देखा होगा कैंडल को बर्न होते हुए, कैंडल बर्न होती है तो सम वैक्स तो क्या होता है, बर्न हो जाता है और बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्मेशन कर लेता है। भाई वैक्स जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की यहाँ फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट उस हीट के कारण जो वैक्स बर्न हो रहा है उसकी हीट के कारण सम वैक्स जो है मेल्ट हो जाता है वहां पे और मेल्ट होकर नीचे की ओर जाता है, और जो मेल्ट हुआ हुआ वैक्स है वहां होता है फिजिकल चेंज, और जो वैक्स बर्न हो रहा है वहां होता है केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल जो है वो केमिकल चेंज भी है, फिजिकल चेंज भी है। कैंडल में बर्निंग ऑफ वैक्स प्रोसेस जो होता है वो होता है केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वैक्स एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर वहां पे बनती है।
और सेकंड ये फिजिकल चेंज भी है। क्यों है? क्योंकि जो वैक्स बर्न हुआ है उसके टेम्परेचर के कारण सम वैक्स क्या होता है, यहाँ मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है यहाँ पे वो प्रोसेस होता है फिजिकल चेंज, वो प्रोसेस होगा फिजिकल चेंज का। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल जो है केमिकल चेंज भी है और आपके फिजिकल चेंज भी है। वहां पे बर्निंग ऑफ वैक्स वाला प्रोसेस केमिकल में आता है और मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाला प्रोसेस जो है वो फिजिकल चेंज में आता है। देखो आयरन रस्टिंग, ये आयरन था, इस पे रस्ट बनी, तो ये इसका डायग्राम है। बर्निंग वुड, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड हीट यहाँ बनती है। रोटिंग बनाना, फ्रूट्स जो होते हैं, ग्रेप्स ले लो, बनाना ले लो, लाके रख दिए जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसके बाद जो है इनिशियल सब्सटेंस पहली जो उनकी पोजीशन थी वैसा वापस से नहीं बनता है, इसलिए ये भी क्या है केमिकल चेंज। वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज वहाँ चेंज हो जाती है। कुकिंग एंड एग भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब हम जो ले रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं केमिकल चेंजेस के। फर्स्ट पॉइंट मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल ऑल प्रॉपर्टीज आर चेंज। इसमें फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज हो रही है। पॉइंट नंबर 2, इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट अगेन बी फॉर्म्ड। भाई इनिशियल सब्सटेंस जो होता है ना वो इसमें वापस से प्राप्त नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ, दिस चेंज इज स्टेबल, दिस चेंज इज स्टेबल। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, बट प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे, यानी कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, ये स्टेबल होते हैं। और 4 नंबर VIMP पॉइंट है इसका, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अब देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के जो 4 पॉइंट फिजिकल चेंज में भी बताए और केमिकल चेंज में भी हैं, तो ये क्या है डिफरेंस को शो कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है अपना डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो यहां हमने एक टेबल बनाई है फिजिकल चेंजेस और ये दूसरा केमिकल चेंजेस का, एक सीरियल नंबर का और बना लें। पॉइंट नंबर 1 है, इसमें डेफिनेशन से लिया है ये, देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइट, स्टेट, कलर, स्मेल, साइज एक्सेट्रा ऑफ सब्सटेंस, चेंज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में जो है फिजिकल एंड केमिकल ऑल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस यहाँ बनता है। पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं, इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ कोज ऑफ चेंज। बट इसमें जो होता है इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट अगेन बी फॉर्म्ड, वापस से नहीं बनेगा इनिशियल सब्सटेंस। पॉइंट नंबर 3 हो गया, दिस चेंज इज अनस्टेबल, या कह सकते हैं ये चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं, जबकि ये वाले जो चेंज होते हैं केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस चेंज इज अनस्टेबल और दिस चेंज इज स्टेबल। स्टेबल कौन से होंगे, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे। अनस्टेबल कौन से होंगे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे। पॉइंट नंबर 4 हो गया, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस यहाँ बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस पे क्यूज पूछेंगे अपन लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन जो होती है उन केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस को जो है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। और केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस को उनके नेम को वर्ड में लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वर्ड इक्वेशन बन जाती है। तो डेफिनेशन लेते हैं केमिकल इक्वेशन की,
The substances are represented by molecular formula and symbols in chemical reaction. This is called chemical equation. केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस को किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस को जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। यदि हम इन्हें वर्ड्स में लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वर्ड इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये एरो साइन जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने यहाँ इसको वर्ड में लिखा है, तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अब हम इनके सिंबल यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2। तो ये क्या हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन, क्या हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। वर्ड्स में लिखकर इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ, तो ये क्या थी, वर्ड इक्वेशन। रिएक्टेंट्स, हमने यहाँ वर्ड यूज किया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हम इनके डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ एरो विच आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। भाई जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिन्हें एरो साइन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। फिर देखो प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर रिटन एट द राइट साइड ऑफ एरो विच आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करने के बाद न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसे जो है एरो साइन के राइट तरफ लिखा जाता है, वो सब्सटेंस होते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं। देखो यहाँ ये एरो साइन है, एरो साइन जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। इसकी ये लेफ्ट साइड हो गई, ये क्या हो गई इसकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस हैं, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। क्या हो गए ये रिएक्टेंट्स, यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्ट किया, किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो न्यू सब्सटेंस यहाँ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट। तो ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो देखो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, फॉर राइटिंग एन इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है राइट द रिएक्टेंट्स साइन ऑफ एरो एंड देन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, फिर यहां पर एरो साइन लगाएंगे, फिर एरो साइन के यहां पे प्रोडक्ट लिखा जाएगा। यानी कि जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस है वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, फिर एरो साइन लगेगा और उसके बाद में प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। ये रिएक्टेंट हो गए और ये आपके क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, फॉर राइटिंग एन इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्टेंट्स साइन ऑफ एरो एंड देन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, फिर एरो साइन यूज करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन, देन साइन ऑफ प्लस इज रिटर्न बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट्स जो हैं वो मोर देन 1 हैं, एक से ज्यादा हैं, तो इनके बीच में हमने क्या यूज किया, प्लस साइन। क्या यूज किया है, प्लस साइन। पॉइंट नंबर 3, देयर इज नाइदर फॉर्मेशन ऑफ मास नॉट डिके इन ए केमिकल रिएक्शन, सो देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स showing at both sides of sign of arrow।
भाई किसी भी रिएक्शन में जो है मास की न तो फॉर्मेशन होती है, यानी कि न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे डिके यानी कि नष्ट किया जाता है। तो इसे इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट में जो एटम है उनके नंबर और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है उनके नंबर को इक्वल कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्यों किया जाता है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है ये कहता है केमिकल रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास जो है वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। सेम करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। सो इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ साइड्स। और इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड इज यूज्ड टू बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बाय लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के लिए जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड का जो टोटल मास है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज किया जाता है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो अदर जो है एटम्स होते हैं उन्हें बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ प्रोपेन। क्या दिया हुआ, बर्निंग ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला जो है वो है C3H8। बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर H2O की यहाँ फॉर्मेशन होती है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए जो भी मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है उसमें डायरेक्टली कोई चेंज नहीं होगा। इतने भाग में यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा यहाँ संख्या लिखेंगे या फिर यहाँ संख्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नंबर डालेंगे, यहाँ नंबर डालकर, यानी कि ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स के अंदर की तरफ कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो इस बॉक्स के बाहर होगा। बॉक्स में पीछे की तरफ नीचे की तरफ भी कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा यहाँ आगे की तरफ होगा। बॉक्स के अंदर लिखे हुए में कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखते हैं हम इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। तो इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन दोनों के अलावा जो यहाँ कार्बन एटम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको, कार्बन को बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन कितने 3 और यहाँ कार्बन क्या था 1, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब कार्बन यहाँ दोनों और रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 8 है और इधर 2 है। अब इस 8 इधर 8 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, इस 2 को ऐड करना है तो यहाँ 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अब हाइड्रोजन भी क्या हो गई यहाँ बैलेंस हो गई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 थी, ये देखो यहाँ कितनी है 2 और इधर कितनी है 3, को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, इस 4 को 1 से करें, 4 1 जा 4, 6 और 4 को ये 6 हो गए थे यहाँ
और यहाँ कितने हो गए 4। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करते ही ये क्या हो गया आपके 6 और 4 10, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 6 है आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग S for solid, L for liquid and G for gas with them in brackets। यानी कि बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड जो भी सब्सटेंसेज हैं उनकी हमें फिजिकल स्टेट लगानी है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल की यहाँ रिएक्शन ली हुई है, तो यहाँ ये कोल क्या है सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है गैस। तो सॉलिड है S लिख दिया, गैस है G लिखा जाएगा, और ये भी गैस है G लिखा जाएगा। तो ये हमने फिजिकल स्टेट यहाँ शो कर दी है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ओवन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन देम, जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हो, देन AQ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ AQ का फुल फॉर्म है एक्वस सॉल्यूशन। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन इज रिटन विद देम। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड IUPAC नेम है इसका, CaO का IUPAC नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अदर नेम क्या है इसका क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम। हिंदी मीनिंग है बिना बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा बाजार से जो है व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो डेले खरीदे जाते हैं व्हाइट कलर के, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है। इसके अलावा इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, अदर नेम इसका क्विक लाइम भी है। ये जब उसको लाते फिर क्या करते हैं, घोल बनाने की सॉल्यूशन बनाना होता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया जाता है। वाटर मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH होल 2, इसका IUPAC नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाएगा, AQ। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था S लिख दिया, ये लिक्विड था L लिख दिया, ये सॉल्यूशन बन गया AQ लिख दिया। एक्वस सॉल्यूशन बना AQ लिखा जाएगा। तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसका अदर नेम है क्लैड लाइम। ठीक है, यानी कि बुझा हुआ चूना, हिंदी मीनिंग है बुझा हुआ चूना। और इसका यूज जो है वॉल्स पर व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। वॉल्स पर व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, रिवर्सिबल साइन। मैंने कहा था फिजिकल चेंज क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी रिएक्टेंट्स से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रिएक्शन ऊपर वाला साइन आ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। सेम टाइम सेम कंडीशन में जो है प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना लेते हैं, तो ये नीचे वाला बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, और ये साइन आएगा। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन को 2 हाफ एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। Up arrow in both direction is used in case of reversible reaction। यहाँ 2 हाफ एरो, ऊपर वाला हाफ एरो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, नीचे वाला हाफ एरो जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, द नेसेसरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिटन अबव द साइन ऑफ एरो फॉर द completion ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सब इस एरो साइन पे लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ एरो साइन पे लिखे जाते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट सब कहाँ लिखे जाएंगे, इस एरो साइन पे। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पे, तो 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 200 atm यहाँ प्रेशर चाहिए, उस पर रिएक्शन होती है। तो ये कंडीशंस जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो एरो साइन पे लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपके पॉइंट नंबर 10, द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिटन बाय प्लस और माइनस साइन विद द प्रोडक्ट फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। A sign of heat is also shown as
ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये हीट के साइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ देखो टू वर्ड्स यूज किए गए, एक आया एक्सोथर्मिक और सेकंड वर्ड है यहाँ एंडोथर्मिक। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जिन रिएक्शन में वो क्या होती है एक्सोथर्मिक, और जिनमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है वो होती है एंडोथर्मिक। या एनर्जी जो है वो हीट और लाइट की फॉर्म में होती है। तो मैं कह सकता हूं जिस रिएक्शन में जो है हीट रिलीज हो या कह सकते हैं जनरेट होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जिन रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ रिलीज हुई हुई हीट को प्रोडक्ट साइड में प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है। यदि प्रोडक्ट साइड में प्लस के साइन के साथ हीट और एनर्जी लिखी हुई है तो वो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट साइड में माइनस साइन के साथ यदि हीट और एनर्जी लिखी हुई है, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है हीट की, तो वो क्या होंगी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। जैसे देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ 21.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन इज रिटन अबव द साइन ऑफ एरो। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जो भी नेसेसरी कंडीशंस होती है उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए वो सब इस एरो साइन के ऊपर लिखी जाती है। जैसे यहाँ दे रखा है एथीन जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और एथेन की फॉर्मेशन होती है, तो इस रिएक्शन के लिए निकेल कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये निकेल कैटलिस्ट का काम यहाँ करता है, तो इसे एरो साइन पे लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए 473 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या हो गया है टेम्परेचर भी क्या होगा इस एरो साइन पे लिखा जाएगा। इस रिएक्शन के लिए 100 atm प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी क्या लिखा जाएगा इस एरो साइन पे ही लिखा जाता है। तो जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सब एरो साइन पे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो केमिकल इक्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें वो पॉइंट लिखे जाते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है, वो सब पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे जाते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है वो सभी पॉइंट जो है लिमिटेशन में लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन में होते हैं। जैसे हमने अभी केमिकल इक्वेशन को जो राइटिंग स्टेप थी उसमें हमने ये दोनों ही पॉइंट पढ़े, उन्हीं से हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन देखेंगे। तो देखो हमने फर्स्ट पॉइंट स्टेप राइटिंग में पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे रिएक्टेंट्स, फिर एरो साइन लगा के प्रोडक्ट। तो यानी कि केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो पॉइंट फर्स्ट हो गया है यहाँ पे द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास एक्सेट्रा इज ऑब्टेन्ड अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन में लिखे जाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल C+O2, एरो साइन के बाद क्या लिखेंगे CO2, तो हमें पता चल रहा है कार्बन ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 द नॉलेज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। हमने पढ़ा था राइटिंग वाले स्टेप में ही भाई केमिकल इक्वेशन में उनकी फिजिकल स्टेट
भी लगाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये केमिकल इक्वेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, द नॉलेज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। पॉइंट नंबर 3, द नेसेसरी कंडीशन like temperature, pressure, catalyst etc are obtained for a chemical equation. chemical equation, यहाँ इक्वेशन वर्ड लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन वर्ड कर लेना भी। हाँ, तो हमने केमिकल इक्वेशन में पढ़ा रिएक्टेंट्स के बाद एरो साइन लगाते हैं, एरो साइन के ऊपर जो है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट लिखा जाता है, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पॉइंट नंबर 4, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हमें यह भी पता चल जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक। केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में प्लस के साथ हीट लिखी हुई है या हीट की क्वांटिटी लिखी हुई है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यदि केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में माइनस साइन के साथ हीट और हीट की क्वांटिटी लिखी हुई है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये एक्सप्लेन हो जाता है केमिकल इक्वेशन से, इसलिए ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में डाला जाएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है, इक्वेशंस गिव्स द नॉलेज अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में हमने साइन लगाया था, एक तो एरो साइन ऐसे था, ये तो था इरिवर्सिबल रिएक्शन। 2 हाफ एरो साइन का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन साइन से हमें ये पता चल जाता है भाई केमिकल इक्वेशन में साइन यूज किया जाता है इन दोनों में से कोई एक। तो यदि ऊपर वाला साइन है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यदि ये साइन 2 हाफ एरो साइन यूज किया है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो केमिकल इक्वेशन से हमें रिवर्सिबिलिटी की जो इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये सभी क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये भी राइटिंग पार्ट में से निकलेगा, राइटिंग स्टेप जो पढ़ी है केमिकल इक्वेशन की वहीं से लिखना होगा हमें। फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने रिएक्शन ली बर्निंग ऑफ कोल, रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, C+O2 और क्या बनेगा, यहां लिख लेंगे हम CO2 लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ हमें ये तो पता है भाई यहाँ कोल बर्न हो रहा है, ये तो हमें यहाँ पता चल रहा है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ जो कोल बर्न हो रहा है वो कंप्लीट बर्न हो गया है या भी हाफ बर्न हुआ है या 1/4 बर्न हुआ है। ये नॉलेज हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है, यानी कि इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या इनकम्प्लीट है। ये इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है, तो ये हम किस में डालेंगे, लिमिटेशन में। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन। पॉइंट नंबर 2 है इसका, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे हमने रिएक्शन ली बर्निंग ऑफ कोल, अब हमें यहाँ कितना कोल बर्न हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है। हमें केवल पता है कोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इतनी सूचना इंफॉर्मेशन हमें इस केमिकल इक्वेशन से मिल रही है, बट कितनी क्वांटिटी में कोल बर्न हुआ है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बने, ये इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया लिमिटेशन का, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ एक क्विज दी गई है, क्विज में क्वेश्चन है डिटरमाइन एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। यहाँ ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन हैं एक तरह से ये। अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, 5 सेकेंड्स का आपको टाइम दूंगा, आपको उसका आंसर सोचना है, अपने माइंड में ही रखना है, फिर मैं आंसर दूंगा, उससे मैच करना है। आपका आंसर राइट है, राइट टिक कर लें। 6 क्वेश्चंस में से कितने आपके राइट हैं और कितने आपके रॉन्ग आंसर हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेकिंग ग्लास।
ब्रेकिंग क्लास का राइट आंसर है फिजिकल चेंज। किसमें आएगा ये? फिजिकल चेंज में। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चॉपिंग वुड। चॉपिंग वुड का राइट आंसर है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। आई होप आपने राइट आंसर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन रस्टिंग, या कह सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का राइट आंसर है केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इसका राइट आंसर है केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉइलेज ऑफ फूड, या कह सकते हैं स्पॉइल फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड का राइट आंसर है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का राइट आंसर है फिजिकल चेंज। 6 क्वेश्चन थे, मैंने आपको इनको क्लासिफाई करके आंसर बता दिए हैं। आपने मैच भी कर लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में जाएं और इन 6 में से कितने आपके सही है वो लिखें।